वुजीन अपने घर बेड पे लेटा हुआ बोल रहा था कि ये दिन तो बहुत ही क्रेजी था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं और योन एक साथ टू प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे? जब यंगडे को इस बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। फिर उसने उठते हुए एक बुक पकड़कर कहा कि मैं काफी मोटिवेटेड हूँ और ऐसे सो नहीं सकता। मुझे प्रोफाइलर हारियांग के सारे रोल्स पढ़ लेने चाहिए। इतना डिसाइड कर उसने उस ब्लैक स्क्वायर को टच कर दिया। ऐसा करते ही वो वापस से उस सब स्पेस में पहुंच गया। उसने सोचा कि अगर प्रोफाइलर हारियांग की स्क्रिप्ट अपडेट हो चुकी है तो क्या मैं पहले वाली डिलीट कर सकता हूँ? उसके ऐसा बोलते ही वो पहले वाली स्क्रिप्ट डिलीट हो गई। वुजीन को ये काफी कन्वीनियंट लगा। फिर उसे पता चला कि ये सब स्पेस एक ड्राफ्ट स्क्रिप्ट और ऑफिशियल स्क्रिप्ट को अलग अलग मानती है। तभी कुछ देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। वो अचानक से स्क्रिप्ट का ग्रेड A+ हुआ देखकर चौंक गया। उसने याद किया कि पहले तो इसका ग्रेड A हुआ करता था। क्या इसका मतलब कि ये इंक्रीज हो गया है? तो इसका मतलब होगा कि ग्रेड A+ ग्रेड A से ऊपर है। तो क्या इसके ऊपर ग्रेड A++ या ग्रेड S भी होता होगा? इसका मतलब कि ग्रेड फिक्स नहीं होते। अगर एक स्क्रिप्ट में किए जाने वाले बहुत सारे प्रोसेस और मॉडिफिकेशंस को ध्यान में रखा जाए तो इस बात का सेंस तो बनता है कि उसकी क्वालिटी इंक्रीज होंगी। अब चूंकि मुझे स्क्रिप्ट के इस पार्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मुझे कुछ इंप्रेसिव चीज पानी होगी ताकि मैं टॉप एक्टर्स के बीच चैड की तरह एक्ट कर सकूं। मैं सारे कैरेक्टर्स को पढ़ लूंगा। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो रही है। इसके बाद सीन किसी विला पे शिफ्ट होता है। दोंगचुन अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को बता रहा था कि तो फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही प्रोसीड करूंगा। सामने से उस बंदे ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम इस विला को किस चीज के लिए यूज करने वाले हो? दोंगचुन ने खुश होते हुए उसे बताया कि मैं इसे एक मूवी की फिल्मिंग लोकेशन के तौर पे यूज करने वाला हूँ। अब इन्वेस्टमेंट का काम निपट चुका है, इसलिए मैं फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। इतना बोल उसने अपना फोन निकालते हुए सोचा कि अब मुझे ये खुशखबरी वुजीन को भी बता देनी चाहिए। तभी उसके दिमाग में कुछ बात आई। उसे याद आया कि आज तो वुजीन की स्क्रिप्ट रीडिंग का दिन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वुजीन कहीं हैरान खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो एक बिल्डिंग के आगे खड़ा सोच रहा था कि क्या यही मेंबरशिप ट्रेनिंग की लोकेशन है? शायद यही लोकेशन होगी क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तभी किसी बंदे ने वुजीन को रोकते हुए पूछा कि क्या तुम भी टीम का हिस्सा हो? अगर तुम आउटसाइडर हो तो तुम अंदर नहीं जा सकते। वुजीन उसके अचानक ऐसे रोकने पर सरप्राइज्ड हो गया। तभी वहां पर यॉन आ गई और उसने बताया कि ये प्रोफाइलर हारियांग का स्टाफ मेंबर है। उस बंदे ने भी यॉन को पहचानते हुए अंदर जाने के लिए रास्ता दिखा दिया। यॉन ने फुसफुसाते हुए वुजीन से कहा कि हम उनको बाद में सरप्राइज देंगे, इसीलिए अभी ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम कुछ नहीं जानते। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं है? ये सुन वुजीन, जो कि हर रोज की तरह मुंह उठाकर चला आया था, उसने बताया कि मैंने तो बस मॉडेस्ट कपड़े पहने हैं। योन भी उसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगी कि क्या ये कुछ ज्यादा ही प्लेन नहीं हो जाएगा? तुम अभी नौसिखिए हो, इसलिए अब आगे से अपनी इमेज बनाए रखने पे अच्छे से ध्यान देना। ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। चलो थोड़ी देर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा बेसिक मेकअप कर देती हूँ। वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। यॉन व्यूजीन का चेहरा देख बोलने लगी कि अब ये पहले से काफी बेहतर लग रहा है। वहीं व्यूजीन मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये कोई सपना है? मैंने सोचा नहीं था कि किसी दिन यॉन मेरा मेकअप करेगी। फिर उसने वहां खड़े स्टाफ मेंबर्स को काम करता देख सोचा कि यहाँ मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लोग हैं। अब मुझे थोड़ा नर्वस फील होने लगा है। वुजीन अंदर ही अंदर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो काफी ज्यादा नर्वस था। तभी कुछ लोग लियोन से बातें करने लगे। वुजीन पीछे एक इनविजिबल बंदे की तरह खड़ा था। उसने मन ही मन कहा कि चलो अभी के लिए लियोन के पीछे छिपकर थोड़ा वक्त पा लेता हूँ। मुझे गहरी सांसें लेनी होंगी, मुझे अपने एक्सप्रेशंस को बनाए रखना होगा। तभी उसे लियोन के साथ बात कर रहे बंदे की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर चौंक गया। वो झुंगमीन को देख सोचने लगा कि ये तो काफी हैंडसम है, इसकी वाइब एक अलग ही लेवल पर है। तभी झुंगमीन ने लियोन से पूछा कि वैसे क्या तुमने उस एक्टर को कहीं देखा है जो असिस्टेंट मैनेजर पार्ट का रोल प्ले करने वाला है? लियोन ने वुजीन पर हल्की नजर मारते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। वहीं पीछे खड़ा वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि भाई मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। तभी झुंगमीन ने वुजीन को देखते हुए पूछा कि क्या तुम लियोन के मैनेजर हो? तुम तो काफी हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी खासी है। लियोन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक मैनेजर के लिए कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है? लियोन ने भी हंसते हुए कहा कि हमें इसे एक एक्टर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं वुजीन सोचने लगा कि ये बंदा खुद से ही कंक्लूड क्यों कर रहा है कि मैं कोई मैनेजर होऊंगा। तभी झुंगमीन ने उसके पास आते हुए कहा कि तुम्हें एक्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपने इतने अच्छे लुक्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं वुजीन पास से उसका चेहरा देख सोचने लगा कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। झुंगमीन उसका बिहेवियर देख बोलने लगा कि इस बंदे की वाइब थोड़ी अलग है। क्या ये नर्वस है? क्या ये नया है?
वुजीन ने भी सोचा कि मैं इसका चेहरा निहारते निहारते जवाब देना तो भूल ही गया। इतना सोच वो उसे कुछ जवाब देने जा ही रहा था कि तभी झुंगमीन, मानवू और यूनमी को वहां आया देख भागते हुए उनके पास जाने लगा। खुद को ऐसे इग्नोर किए जाने पर वुजीन का चेहरा फीका पड़ गया। तभी यो ने अपने पीछे एक डेस्क की ओर इशारा करते हुए बताया कि पॉपुलर स्टार असिस्टेंट मैनेजर पार्क का डेस्क वही है, तुम जाओ और वहां बैठ जाओ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम नर्वस हो, लेकिन फिर भी इंटिमिडेट मत होना। ये सुन वुजीन ने मन ही मन कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूं। फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं पीछे झुंगमीन मानवू से पूछ रहा था कि अब तक असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करने वाला एक्टर यहाँ क्यों नहीं आया, क्या वो नहीं आने वाला? मानवू ने वहां खड़े वुजीन की ओर देखते हुए कहा कि लेकिन वो तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। झुंगमीन को उसकी बात समझ नहीं आई। वो पीछे मुड़कर वुजीन को देखने लगा। उसने सरप्राइज्ड होकर सोचा कि क्या जिस बंदे को मैं योन का मैनेजर समझ रहा था वही असिस्टेंट मैनेजर पार्क का एक्टर है। तभी वुजीन ने भी सबसे हेलो बोलते हुए बताया कि मेरा नाम कांग वुजीन है और मैं असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल प्ले करने वाला हूँ। फिर उसने परेशान होते हुए सोचा कि सब लोग अचानक से मुझे घूरने लगे, इसलिए मैंने ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या मैंने सही तो किया ना? वहीं वहां खड़े बाकी लोग व्यूजीन को देख आपस में बातें करने लगे। इससे व्यूजीन काफी नर्वस हो रहा था। तभी मानवू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बताया कि जिस असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल प्ले करने वाले एक्टर के लिए तुम लोग इतना क्यूरियस थे वो कांग वुजीन ही है। क्या तुम लोगों ने उसे हेलो कहा? हम लोग रीडिंग के वक्त डिटेल में इंट्रोडक्शन भी करेंगे, तो चलो सब लोग स्क्रिप्ट का पहला पार्ट ओपन करो। ये सुन सारे लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तभी झुंगमीन ने मानवू से पूछा कि लेकिन डायरेक्टर, आप तो यूजुअली अनजान और नौसिखियों को कास्ट नहीं करते ना? उस वुजीन को देखकर तो लगता है कि वो थोड़ा स्टिफ है, इससे उसकी एक्टिंग थोड़ी फीकी लग सकती है। मानवू ने हंसते हुए उससे कहा कि ये तो तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता लग जाएगा, अभी के लिए जाओ और अपनी जगह ले लो। झुंगमीन भी हाँ बोलते हुए वहां से जाने लगा। मानवू ने मन ही मन सोचा कि एज एक्सपेक्टेड सारे लोगों के मन में वुजीन को लेकर काफी सारे सवाल हैं। अब वुजीन को भी उन्हें अपना टैलेंट दिखाना ही होगा। इसके बाद सब लोग टेबल पे इकट्ठा हो गए। मानवू ने कहा कि तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला सीन, सुबह के वक्त पहाड़ों में पुलिस ऑफिसर्स पूरे जंगल में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा 2010 के वक्त में सेट है। इसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं। इसमें से पहले एपिसोड में असिस्टेंट पार्क का एक मेजर रोल है। सबसे पहले सीन की शुरुआत पहाड़ पे किसी अधेड़ उम्र के बंदे की लाश मिलने से होती है। झुंगमीन ने स्क्रिप्ट के मुताबिक बॉडी देखकर कहा कि इस लाश की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने अभी अभी नाश्ता किया था। स्क्रिप्ट के मुताबिक मेन कैरेक्टर यूजी ह्यूंग एक जीनियस है जो कि बेफिक्र होकर जिंदगी जीता है। इसके बाद आती है फीमेल लीड ज्यूंग योन ही, जो कि एक पैशनेट डिटेक्टिव है। योन ने भी अपनी लाइंस पढ़ते हुए ह्यूंग को देख कहा कि अब ये जीनियस यहाँ क्यों आ गया, क्या कोई और नहीं था? ये सुन ह्यूंग ने कहा कि वैसे भी देश में ज्यादा प्रोफाइलर्स नहीं है। वैसे डेथ का एस्टिमेटेड टाइम क्या है? उसके पास बैठे बंदे ने अपनी लाइन बोलते हुए कहा कि लगता है पिछले 12 घंटे। वहीं वुजीन उनकी स्क्रिप्ट रीडिंग देख सोचने लगा कि भले ही ये सिर्फ रीडिंग हो, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वाकई में स्ट्रांग है। इतना सोच वो बाकी लोगों की परफॉर्मेंस देखने लगा। उसने एक लड़के और लड़की को देख सोचा कि अभी अभी इन्होंने जिस तरह से ये लाइंस डिलीवर की वो थोड़ा कैजुअल थी। यहाँ पर कैरेक्टर डेस्परेट है, इसलिए डायलॉग पे थोड़ा और एम्फसाइज करना चाहिए था। तो फिर इसने इतनी फीकी डिलीवरी क्यों की? जब मैंने इसे एक्सपीरियंस किया था तब तो ऐसा नहीं था। तभी मानवू ने उस डायलॉग बोलने वाले एक्टर को ताइसान नाम से बुलाते हुए कहा कि लाइन पे थोड़ा और एम्फेसिस डालो। यूनमी ने भी उससे पूछा कि तुमने कैरेक्टर को सही से एनालाइज तो किया है ना? तुम्हारी एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। उनकी बातें सुन वुजीन ने सोचा कि तो इसका मतलब मैं सही था, उस एक्टर की परफॉर्मेंस में ही गलती थी। फीमेल रोल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रोल्स मैंने पढ़े थे वो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो इन बाकी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर किया जा सकता है। ये रीडिंग तो वाकई में एंजॉयबल है। तभी आगे झुंगमीन ने अपने कैरेक्टर ह्यूंग की लाइन बोलते हुए कहा कि इस लाश पे रेड नेल पॉलिश है, ऊपर के कपड़े निकाले जा चुके हैं और मर्डर वेपन भी यहाँ मौजूद है। अगर मुझे ठीक से याद है तो पास्ट में भी कुछ ऐसे ही अनसॉल्व केस हुए थे जिसमें सेम यही मेथड यूज की गई थी। ये उसी सीरियल किलर जैसा है जिसने पास्ट में 5 लाशें छोड़ी थी। वो इंसिडेंट 2004 में हुआ था और कल्प्रिट गायब हो गया था, लेकिन लगता है कि 6 साल बाद अब वो वापस आ चुका है। मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसका स्किल सेट भी उस पास्ट के किलर से ही मैच करता है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्लैशी कमबैक हो। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि ह्यूंग का सीन पूरा हो चुका है। फिर उसने व्यूजीन से कहा कि तुम्हारा सबसे पहला अपीयरेंस एक सोलो परफॉर्मेंस होगा जिसमें कोई भी पार्टनर नहीं होगा। बस इसे थोड़ा मॉडरेटली प्ले करने की कोशिश करो ताकि हम स्क्रिप्ट रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर पाए।
वुजीन ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मॉडरेट से इनका क्या मतलब। क्या मैं अपने एक्सप्रेशन आधे कर दूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बस अपनी मूवमेंट कम करके अपने एक्सप्रेशन अच्छे से दिखाऊंगा। मैंने इस रीडिंग को सब स्पेस में दर्जनों बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने इसे पूरी तरह से समझकर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मैं असिस्टेंट पार्क बन चुका हूँ। तभी वुजीन की आंखों में एक अलग ही लुक आ गया। वो असिस्टेंट पार्क की तरह एक्ट करते हुए एक अलग ही ऑरा के साथ हंसने लगा। तभी उसने अपनी नजर दाईं ओर की। वहां बैठे मानवू ने मन ही मन कहा कि अब इस मॉन्स्टर की एक्टिंग शुरू होने वाली है। फिर वुजीन ने अपनी नजर बाईं ओर घुमाई। ये देख वहां बैठी योन डरते हुए सोचने लगी कि इसकी एक्टिंग की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले अचानक से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। तभी वुजीन अपने ठीक सामने देखने लगा। वहां बैठा जुंगमीन भी ये देख थोड़ा नर्वस हो गया। तभी वुजीन एकदम ईवल तरीके से हंसने लगा। उसने ईवल स्माइल देते हुए कहा कि तो तू यहाँ था कमीने। वहीं झुंगमीन उसकी एक्टिंग देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि ये लोग इसे मॉडरेट कैसे बोल सकते हैं। इस एक्टिंग में मॉडरेट जैसी चीज क्या है? आखिर ये बंदा है कौन? कोई भी अपने इमोशंस ऐसे पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? इस लेवल की एक्टिंग करने के लिए इसने कितना एनालिसिस और प्रैक्टिस किया होगा? क्या सिर्फ प्रैक्टिस करके ऐसी एक्टिंग कर पाना पॉसिबल भी है? अभी तो मैं इसे एक एक्टर भी नहीं कह सकता। अभी ये खुद मैनेजर पार्क बन चुका है, एक ऐसा सोशियोपाथ जिसकी नजर में ही प्लेजर है। तभी वुजीन अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बोलने लगा कि तुम बहुत ही क्यूट और स्क्वाशी हो, मुझे तुम्हें नोचने का मन कर रहा है। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि पार्ट 1 ओवर हो चुका है। चलो अब तुरंत ही दूसरे पार्ट पर मूव करते हैं। सबसे पहला सीन है इंट्रोगेशन रूम का। ह्यूंग और मैनेजर पार्क आमने सामने बैठे हुए हैं। झुंगमीन वुजीन को देख सोचने लगा कि ये तो स्क्रिप्ट की ओर देख भी नहीं रहा। क्या इसे स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी नहीं लगता? वैसे अगर इसकी अभी की एक्टिंग देखी जाए तो इसने स्क्रिप्ट को एकदम पागल की तरह एनालाइज और मेमोराइज कर लिया होगा। इतना सोच उसने स्क्रिप्ट से अपनी लाइन बोलते हुए मैनेजर पार्क से पूछा कि तुमने अभी अभी कन्फेस कर दिया, राइट? तुमने कन्फेस करने के लिए इतनी परेशानी क्यों झेली? तुम एक फेमस सीरियल किलर हो। अगर तुम छिपना चाहते तो ये केस पूरी जिंदगी के लिए अनसॉल्व्ड ही रहता। सामने से वुजीन ने अपनी लाइन बोलते हुए बताया कि ये फीलिंग मुझसे सही नहीं जा रही थी। एक ऐसी फीलिंग जब आपको किसी ऐसी चीज के लिए अक्यूज किया जाए जो आपने की ही ना हो। ह्यूंग ने पूछा कि गलत एक्यूजेशन से तुम्हारा क्या मतलब? तुमने हाल ही में उसी तरह मर्डर किया है जैसा तुमने पास्ट में किया था, राइट? व्यूजीन ने उसे जवाब देते हुए बताया कि मैंने इसीलिए सरेंडर किया है। हाल ही में हुआ मर्डर मैंने नहीं किया। कोई मेरे काम को इमिटेट कर रहा है। वो एक फेक किलर है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मैंने इसीलिए कन्फेस किया है ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब किलर कोई और है? इतना बोल झुंगमीन वहां बैठे बाकी लोगों को देख सोचने लगा कि अब मेरे साथ इन सबको भी समझ आ गया होगा कि वुजीन को इस रोल के लिए कास्ट क्यों किया गया है। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि अब नेक्स्ट सीन शुरू करो। वहीं झुंगमीन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वुजीन इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी ऐसे शांत कैसे बैठ सकता है। क्या इसके लिए इस लेवल की एक्टिंग करना आम बात है? ये सब सोचते हुए वो परेशान हो गया। तभी उसके पास बैठे बंदे ने उसे आवाज लगाई। उसने झुंगमीन से कहा कि अभी अपना फोकस बनाए रखो। उस व्यूजीन ने सिर्फ अपनी एक परफॉर्मेंस से ही सबको कैप्टिवेट कर लिया है। अभी यहाँ का पूरा फ्लो वो जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर रहा है। वो कोई नौसिखिया नहीं है, उसका जरूर कोई ग्रेट पास्ट रहा होगा। आखिर इतना खतरनाक एक्टर कहाँ से आया होगा? झुंगमीन, तुम भी अच्छे से फोकस करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो बंदा अपनी एक्टिंग के जरिए तुम्हें खुद की परछाई में ढक देगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म हो जाती है। पीडी मानवू ने सबके काम की तारीफ करते हुए बताया कि हमने आफ्टर पार्टी के लिए भी तैयारियां की है, इसलिए तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने रूम में आराम भी कर सकते हो। ये सुन सारे लोगों ने उससे थैंक यू कहा। फिर कुछ एक्टर्स वुजीन को देख उसकी एक्टिंग के बारे में बातें करने लगे। उसकी एक्टिंग देख उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वुजीन वाकई में असिस्टेंट मैनेजर पार्क हो। वो उसके सीरियस एक्सप्रेशन देख सोचने लगे कि क्या ये अभी अपने इमोशंस रिकवर कर रहा है। वहीं वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मैं आफ्टर पार्टी के दौरान बहुत सारा खाना खाऊंगा। इन बाकी के लोगों ने भी निकलना शुरू कर दिया है। क्या मुझे भी चलते बनना चाहिए या फिर यहाँ रुककर थोड़ा इंतजार करना चाहिए? तभी पीछे से एक रिपोर्टर ने उसे हेलो बोलते हुए कहा कि हम मेकिंग टीम से हैं। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? वुजीन ये सुन कंफ्यूज्ड हो गया। तभी उसे याद आया कि मैंने इन्हें यूट्यूब पे देखा था, लेकिन इन लोगों के पास मेरे लिए क्या सवाल होंगे। मैं फिर से नर्वस हो रहा हूँ। ये सब सोचते हुए वुजीन ने उस रिपोर्टर को परमिशन दे दी। ये सुन उस रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए वुजीन को बताया कि मैंने आपकी एक्टिंग काफी एंजॉय की। मैंने सुना है कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल बहुत ही चैलेंजिंग है। आपने स्क्रिप्ट में लिखी लाइंस के पीछे छिपे हुए मतलब को जानने के लिए कितना एनालिसिस और प्रैक्टिस किया था? वुजीन एनालिसिस और प्रैक्टिस की बात सुन सोच में पड़ गया।
उसने सोचा कि मुझे इस सवाल का जवाब कुछ प्रोफेशनल शब्दों में देना चाहिए। अगर मैंने हल्के में जवाब दिया तो ये सोचेंगे कि मैं एक एमेचर हूँ। चलो तो अब कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सोशल लाइफ की ओर मोड़ते हैं। इतना सोच उसने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से इसकी स्क्रिप्ट काफी ग्रेट थी। ये सुन वहां खड़ी यूनमी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। फिर रिपोर्टर ने आगे पूछा कि आप अचानक से ऐसे एक धूमकेतु की तरह कैसे अपीयर हो गए? क्या आप किसी थिएटर ट्रूप का हिस्सा थे? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप अब तक थिएटर ट्रूप के मेंबर के तौर पे अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे थे? ये सवाल सुन वहां खड़े बाकी लोग भी तिरछी नजरों से वुजीन को देखने लगे। वुजीन इतने सारे लोगों की नजरें खुद पर पाकर थोड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग मेरे जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना सोच उसने रिपोर्टर को जवाब देते हुए बताया कि मैंने ये खुद से ही सीखा है। ये सुन वहां पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक से रिपोर्टर ने चौंकते हुए पूछा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप सीरियस हैं? वुजीन को समझ नहीं आया कि ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसने वैसे ही बेफिक्र होकर बताया कि हाँ, मैंने एक्टिंग करना खुद से ही सीखा है। वहां खड़े बाकी लोग भी ये सुनकर पूरी तरह से दंग हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस क्वालिटी की एक्टिंग सेल्फ स्टडी से भी अचीव की जा सकती है। जुंगमिन भी उसकी सेल्फ स्टडी वाली बात सुन पूरी तरह से हैरान था। यून उन सब का रिएक्शन देख मुस्कुराई जा रही थी। वहीं वुजीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसे फील हो रहा था कि यहाँ की वाइब चेंज हो चुकी है। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग मुझे एरोगेंट समझ रहे हैं? लेकिन मैंने तो कुछ भी झूठ नहीं बोला, तो फिर ये लोग मुझे इतना इंटेंसली क्यों घूर रहे हैं? मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। इतना सोच उसने अपनी जगह से उठते हुए रिपोर्टर से माफी मांगकर बताया कि मैं अपने एक्सप्रेशंस जाहिर करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। इतना बोल वो उन सबको सोच में पड़ा छोड़ वहां से निकल गया। पीछे से एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसे देख योन ने सोचा कि ये तो BHM एंटरटेनमेंट का हेड है। लगता है ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने आए हैं। तभी पीछे से किसी ने योन को आवाज लगाते हुए पूछा कि क्या वुजीन की सेल्फ स्टडी वाली बात वाकई में सच है? योन ने भी मुस्कुराते हुए चोई को बताया कि हाँ, ये सच है। मुझे लगता है कि उसके लिए एक्टिंग बस एक हॉबी है। उसने सुपर एक्टर में भी ऐसे ही मजे के लिए पार्टिसिपेट किया था। ये सुन चोई ने कहा कि लेकिन इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। एक्टिंग कोई सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। क्या इसने विदेश से पढ़ाई की हो सकती है? योन ने उसे बताया कि वुजीन का पास तो मैं भी नहीं जानती। ये उसका कोई सीक्रेट है। वैसे अब आपके उसको पर्सनली देखने के बाद क्या विचार है? ये सुन चोई ने बताया कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम उससे इतना इम्प्रेस्ड क्यों थी। सच कहूं तो पहली नजर में मुझे वो एक एवरेज बंदा लगा था, लेकिन अब मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी एक्टिंग एकदम स्मूथ और नीट थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ मिमिक या रीड कर रहा हो। मैंने ऐसा एक्टर पहले कभी नहीं देखा। वो बंदा एक मॉन्स्टरस जीनियस है। ये एक ऐसी चीज है जिससे सबको ईर्ष्या होगी। योन ने भी उसे बताया कि यहाँ आई हुई सारी कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली व्यूजीन को देखकर लार टपका रही होगी। अब तक तो कई एंटरटेनमेंट कंपनीज ने व्यूजीन को अपना बिजनेस कार्ड भी थमा दिया होगा। तो क्या अब तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो? ये सुन चोई ने बताया कि बिल्कुल भी नहीं। वो हंसते हुए बोलने लगा कि मैं भी उसके टैलेंट से एनवी करता हूँ। मुझे भी उसे पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद सीन बाहर गार्डन पे शिफ्ट होता है। वहां से गुजर रहे कुछ लोग वुजीन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। ये देख वहीं बैठे झुंगमीन ने सोचा कि लगता है सारे लोग उसी एक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। कांग वुजीन एक अलग ही किस्म का एक्टर है। मैंने उसके जैसा कोई बंदा पहले कभी नहीं देखा। मैं उसके पोटेंशियल का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। असिस्टेंट मैनेजर पार्ट एक ऐसा रोल है जो किसी के भी करियर की हाईलाइट बन जाता, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बंदा सेल्फ टॉट है। तभी उसके पास ही बैठे दो लोग वुजीन के डिनर पे ना आने की बात डिस्कस करने लगे। वहां बैठे बंदे ने पूछा कि क्या थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेने से वो बंदा अभी से घमंडी हो चुका है? उसकी पर्सनैलिटी एकदम बेकार है। उनकी चापलूसी सुन रहे झुंगमीन ने सोचा कि ये क्या बकवास है। फिर वो भी बोलने लगा कि वुजीन की एक्टिंग कोई आम चीज नहीं है। वो एक मॉन्स्टर जैसा है। और वैसे भी पीडी मानवू ने कहा ही था कि डिनर पे आना ऑप्शनल है। अगर वो थका हुआ है तो वो इसे स्किप कर सकता है। और ऊपर से एक्टिंग के वक्त इतने गहरे इमोशंस दिखाने के बाद वो फीलिंग ऐसे ही कुछ घंटों में क्लियर नहीं हो सकती। वुजीन के पर्सपेक्टिव से उसका इस डिनर को अटेंड करना एक बर्डन होगा। उसकी एक्टिंग का लेवल हमसे पूरी तरह से अलग है। ये सुन उसके सामने बैठे बंदे ने भी अग्री करते हुए कहा कि वुजीन को प्रॉबेबली मेडिटेशन और मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी। झुंगमीन ने आगे कहा कि इस तरह की एक्टिंग के बाद उसके लिए बाकियों से बात करना सबके लिए मुश्किल भरा होगा। वहां बैठी एक और फीमेल एक्टर ने बताया कि मैं भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ऐसा होने पर दूसरों से मिलना काफी अनोइंग होता है। वहीं उन सब की बातें सुन वो पहले वाले दोनों लोग अपना मुंह छिपाने लगे। ये देख झुंगमीन ने मजाक उड़ाने वाली टोन में कहा कि वुजीन अभी अपने इमोशंस रिकवर कर रहा होगा। क्या सब लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ? ये सुन वो लड़की बहाना बनाकर कुछ बोलने जा ही रही थी कि वहां पर मानवू आ गया।
ये देख, झुंग मीन ने उस लड़की को इग्नोर कर मानवू से कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। आखिर तुम्हें वो वूजीन नाम का एक्टर कहाँ से मिला? मानवू ने बताया कि मुझे यहाँ ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सुन झुंग मीन ने पूछा कि इससे आपका क्या मतलब? मानवू ने बताया कि वूजीन की एक्टिंग काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और उसके पास्ट के बारे में किसको नहीं पता। मेरा अंदाजा है कि वो विदेश में रहा होगा। मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन कोरिया में किसी को भी उसके बारे में नहीं पता, इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद विदेश में रहा होगा। ये सुन झुंग मीन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब वो वाकई में सेल्फ टॉट है? मानवू ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें भी ये सेंस हो ही रहा होगा कि वूजीन इस रास्ते पे अकेला चल रहा है, राइट? उसकी एग्जिस्टेंस का भी कोई सेंस नहीं बनता। वो एक ऐसा बंदा है जो एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुआ है। ये सुन झुंग मीन अपनी जगह से खड़ा होकर बोलने लगा कि ये अब्सर्ड है। ये देख, मानवू ने पूछा कि क्या तुम जा रहे हो? झुंग मीन ने उसे बताया कि मैं ऐसे ही यहाँ बैठकर एंजॉय नहीं कर सकता, मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। एक लीड के तौर पे मैं सपोर्टिंग रोल की परछाई में ढकना अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? उसे जाता देख वो पहले वाली लड़की भी खड़ी होकर बोलने लगी कि मैं भी जा रही हूँ। मानवू ने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। झुंग मीन भी स्क्रिप्ट रिव्यू करने का बोल वहां से निकल गया। ये देख मानवू मन ही मन बोलने लगा कि वूजीन ने सबके अंदर की स्पिरिट को जगा दिया है। अब इस ड्रामा की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि उसकी प्रेजेंस इस काम पर कितना इम्पैक्ट डालेगी। वहीं दूसरी ओर वूजीन इन सबसे बेखबर अपने कमरे में सोया हुआ टेस्टी खाना खाने के सपने देख रहा था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वूजीन इस बात से दुखी खड़ा था कि वो पूरे दिन सोने की वजह से अपना खाना नहीं खा पाया। वो उतरा हुआ मुंह लेकर मन ही मन बोल रहा था कि मैं तो बस एक्टिंग और सीरियस एक्ट कर अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं योन को समझ नहीं आ रहा था कि वूजीन इतना सीरियस क्यों लग रहा है। क्या ये अब तक असिस्टेंट मैनेजर पार्क के इमोशन से रिकवर नहीं हुआ? फिर उसे जाता देख योन ने उससे पूछा कि वूजीन तुम कहाँ रहते हो? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। ये सुन वूजीन मन ही मन खुश हो गया। उसने योन को अपना एड्रेस भी बता दिया। फिर योन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी वैन में बुलाया। ये देख वूजीन अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसने हमेशा की तरह सीरियस एक्ट कर वैन के अंदर जाते हुए योन से थैंक यू कहा। तभी अंदर किसी और बंदे को बैठा देख वूजीन चौंक गया। चोई ने उसे ग्रीट करते हुए पूछा कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? योन ने वूजीन को बताया कि ये मेरी कंपनी के सीईओ है। ये सुन वूजीन ने सोचा कि तो इसका मतलब यही डिटेक्टिव एजेंसी के इन्वेस्टर है। तो क्या इस हिसाब से वो एक बिल्डिंग के मकान मालिक के बराबर हुए? इतना सोच उसने वहां बैठते हुए चोई को हाँ में जवाब दिया। चोई ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि मैं BW एंटरटेनमेंट का सीईओ हूँ और मेरा नाम चोई सियोंग जियोन है। कोइंसिडेंटली हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डिटेक्टिव एजेंसी में हमने इन्वेस्ट किया है, राइट? मुझे उसमें तुम्हारे साथ काम करके काफी खुशी होगी। वूजीन उसे छोटा सा हाँ में जवाब देकर सोचने लगा कि क्या ये मुझसे डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं। चोई ने आगे कहा कि तो चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मुझे पता है कि तुमने अभी किसी भी एजेंसी को ज्वाइन नहीं किया, ना सिर्फ मेरी BW एंटरटेनमेंट कंपनी, बल्कि मैं खुद पर्सनली भी तुम्हारे एक्टर के तौर पे शुरुआत से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ये सुन वूजीन कंफ्यूज हो गया। उसने चोई से पूछा कि क्या तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हो? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वैसे तो हमारी कंपनी जिसमें सिर्फ योन ही है वो बाहर से थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन हमारे स्टार्टअप्स एक अलग ही लेवल पर हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक जंगल जैसी है। इसमें एक गलत कदम और एक्टर का पूरा करियर ही तबाह हो सकता है। ये सुन वूजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो वाकई में काफी ब्रूटल है, लेकिन अब मुझे इन्हें क्या जवाब देना चाहिए? जो भी हो मुझे कॉन्फिडेंटली आंसर करना चाहिए। इतना सोच उसने कहा कि अगर ये जंगल है तो ये वाकई में ग्रेट होगा। ये सुन चोई ने परेशान होकर मन ही मन कहा कि मैं तो इसे रिस्क के बारे में वार्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका रिएक्शन तो बिल्कुल अलग है। ये वाकई में दूसरों से अलग है। आखिर इसका पास्ट कैसा रहा होगा जो ये इतना अडिग है? वूजीन के पास एक ऐसा इनकरप्टिबल कैरेक्टर है जो कि नौसिखियों और अनजान एक्टर के पास कभी भी नहीं हो सकता। इसका दिमाग पहले से ही कंडीशनड और स्ट्रांग है। मुझे किसी चीज के लिए इतना डेस्परेट हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। मुझे इसे हर कीमत पे पाना ही होगा। इतना सोच उसने वूजीन को बताया कि अगर तुम हमसे जुड़ने के लिए मान जाओ तो मैं उसको भी संभाल लूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें एकदम डिटेल्ड केयर मिले। मैं इस जंगल में तुम्हें तुम्हारे पंख फैलाने दूंगा। वैसे आपको बाकी लोगों से काफी सारे बिजनेस कार्ड मिले होंगे, राइट? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन चोई ने कहा कि तुम्हें 10 से भी ज्यादा कार्ड्स मिले होंगे। क्या उन लोगों ने डाउन पेमेंट की बात मेंशन की थी? अगर तुम जवाब देने में अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं। वूजीन ने सोचा कि डाउन पेमेंट की बात तो किसी ने भी मेंशन नहीं की थी। चलो सच बता ही देता हूँ,
इतना सोच उसने चोई को बताया कि मैंने कुछ अनकन्वेंशनल कंडीशंस सुनी थी। ये सुन चोई ने बताया कि मैं भी तुम्हें वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम एक बार हमारी कंडीशंस भी सुनो। वूजीन ने मन ही मन सोचा कि मुझे अपना सीरियस एक्ट बनाए रखना होगा। इतना सोच उसने चोई से कहा कि मैं तुम्हारी बातों पे विचार करके बाद में कांटेक्ट करूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। वूजीन अब फाइनली अपने घर पहुंच चुका था। उसने थकान के मारे बेड पर लेटते हुए सोचा कि मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि मुझे किसी दिन एजेंसी ज्वाइन करने के लिए ऑफर्स मिलेगी, लेकिन अब जब वो दिन आ चुका है तो ये काफी ट्रबलसम है। फिर उसने एक स्क्रिप्ट बुक निकालते हुए कहा कि अब जबकि डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो मैं एजेंसी के बारे में उसके खत्म हो जाने के बाद ही सोचूंगा। चलो अभी के लिए इसे एक्सपीरियंस कर लिया जाए। इतना सोच वो सब स्पेस में एंटर हो गया। तभी उसका ध्यान किसी चीज पर गया। वो ग्रेड एस की स्क्रिप्ट देखकर पूरी तरह से चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से ऐसे कैसे बढ़ गया। उसे याद था कि ये स्क्रिप्ट पहले ए प्लस ग्रेड की हुआ करती थी। फिर उसने खुद को शांत करते हुए सोचा कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। खैर, अभी के लिए चलो डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू करते हैं। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो रही है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग का पहला दिन भी आ जाता है। वहां खड़ा वुजीन उस विला को देखे जा रहा था। ये विला वैसा ही था जैसा उसने स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त सब स्पेस में देखा था। तभी पीछे से एक बंदे ने पूछा कि क्या तुम एक्टर हो? सारे एक्टर्स वहां पीछे इंतजार कर रहे हैं। वुजीन ने वहां बैठे कुछ लोगों को देख सोचा कि क्या यही वो एक्टर्स हैं जो डिटेक्टिव एजेंसी में मेरे साथ अपीयर होंगे? मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना चैट वाला एक्ट बनाए रखना होगा। इतना सोच वो उन एक्टर्स के पास जा बैठा। वो एक्टर्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ब्लैक जैकेट वाला बंदा बोल रहा था कि मार्च के महीने में भी ठंड बहुत ही ज्यादा है। ये सुन उसके पास बैठा बंदा बोलने लगा कि कम से कम हमें बैठने को चेयर तो मिली, वरना यूजुअली अनजान एक्टर्स को तो पूरे वक्त ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। वैसे क्या तुम्हें उस एक्ट्रेस के बारे में कुछ पता है जो वाइफ का रोल प्ले करेगी? मैं उसके लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। वो अब तक यहाँ आई क्यों नहीं? ब्लैक जैकेट वाले बंदे ने ना में जवाब देते हुए बताया कि ये बात तो स्टाफ वालों को भी नहीं पता। वहीं उनके पीछे बैठा वुजीन मन ही मन हंसते हुए बोल रहा था कि मुझे पता है। तभी उसके पास बैठी लेडी उन बंदों से पूछने लगी कि क्या तुम लोगों को यह बात पता है कि डिटेक्टिव एजेंसी का लीड एक्टर एक अनजान बंदा है? सामने से उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है। वुजीन ये सुन सोचने लगा कि ये लोग अचानक से मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तभी वो पहले वाला बंदा बोलने लगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर ड्रामा इंडस्ट्री में जाने माने पर्सन है और ये प्रोजेक्ट मिस इन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी परेशान कर रही है कि इसका लीड एक्टर एक अनजान बंदा है। लेकिन वैसे तो लीड रोल सिर्फ जाने माने एक्टर्स ही करते हैं ना? उस लेडी ने जवाब देते हुए बताया कि लगता है इसकी इन्वेस्टर कोई एंटरटेनमेंट कंपनी होगी और उन्होंने ही डायरेक्टर के सामने ऐसा करने की कंडीशंस रखी होंगी। वहीं उनकी बातें सुन हैरान खड़ा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि लेकिन ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं थी। तभी उस ब्लैक जैकेट वाले बंदे ने कहा कि मैं इससे बहुत ही जेलस हूँ। मैं भी इन्वेस्टमेंट के पैसों से लीड रोल प्ले करना चाहता हूँ। उसके पास वाले बंदे ने पूछा कि क्या मेन एक्टर अब तक यहाँ नहीं आया? ये सुन पीछे बैठा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि भाई, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर उसने सोचा कि मेरा ऐसे सीरियस एक्ट करना जैसे कि मुझे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ट्रिवियल मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दोंगचुन ने वहां पर आते हुए कहा कि ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ। और मेन एक्टर तुम भी तैयार हो जाओ। मेन एक्टर की बात सुन वो बंदे कंफ्यूज हो गए। तभी उनके पीछे से वुजीन ने खड़े होकर डायरेक्टर को हाँ में जवाब दिया। ये देख वो लोग चौंक गए। वो पहले वाला बंदा वुजीन को देख डरते हुए सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? इसके चेहरे से तो लगता है कि ये गुस्सा है, लेकिन मुझे फिर भी अपनी गलती तो सुधारनी ही होगी। तभी वुजीन ने एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए बताया कि मैं किसी भी एजेंसी के साथ नहीं हूं। ये सुन वो बंदा सोचने लगा कि ये पक्का एक वार्निंग थी। इतना सोच उसने वुजीन से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हो। वहीं दोंगचुन उनकी बातें सुन कंफ्यूज हो गया। वुजीन ने उसे बताया कि कुछ नहीं, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने आते हुए पूछा कि कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, जरा हमको भी तो बताओ। ये यियोन होती है। वो बंदे यियोन को यहाँ देखकर पूरी तरह से भौचक्के रह गए। दोंगचुन ने सबको सरप्राइज्ड देख बताया कि मिस यियोन ही वाइफ का रोल प्ले करने वाली है। यियोन ने भी सबको ग्रीट किया। उन बंदों को यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप एक्ट्रेस यियोन ही वाइफ का रोल प्ले करेगी। तभी यियोन ने वुजीन के पास जाते हुए कहा कि हमारा मिलना फिर से हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे से कई बार मिल रहे हैं? वुजीन ने भी उसकी बात से एग्री किया। वहीं वो लोग उनके बार बार मिलने की बात सुन दंग रह गए। वो सोचने लगे कि क्या ये दोनों इतने क्लोज हैं? आखिर ये एक्टर है कौन?
तभी दोंगचुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बताया कि योन के इसमें हिस्सा लेने की बात मूवी के पब्लिश होने तक सीक्रेट रखी जाएगी। इस बात को कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज में मेंशन किया हुआ है, इसलिए प्लीज इसे एक सीक्रेट रखना। मिस योन को छोड़ हम सब लोग अगले 5 दिनों तक पास ही के डॉर्म में रुकेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज प्रोडक्शन टीम को पहले ही इन्फॉर्म कर देना। तो अब से सब अपने स्केड्यूल को फॉलो करने की पूरी कोशिश करना। हम शूटिंग 10 मिनट में शुरू करने वाले हैं। ये सुन सारे लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर दोंगचुन ने एक लड़की की ओर इशारा कर वूजीन से कहा कि प्लीज इससे अपना मेकअप करवा लो। सबसे पहला सीन सोलो कट होने वाला है। चलो इसे तुम्हारे विला में पहली बार एंटर होने वाले सीन से शुरू करते हैं। वूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया, लेकिन अपनी पहली शूटिंग होने की वजह से वूजीन अंदर ही अंदर नर्वस फील कर रहा था। वो उस लड़की से अपना मेकअप करवाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि लीड एक्टर होना बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे अपना चैड वाला एक्ट बनाए रखना होगा। दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए पहले मुझे खुद को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से योन ने आते हुए पूछा कि क्या तुमने हमारी एजेंसी के बारे में कुछ सोचा? वूजीन अचानक से उसे देख चौंक गया। फिर उसने बताया कि मैं ज्वाइनिंग के बारे में डिटेक्टिव एजेंसी के पूरा हो जाने के बाद सोचूंगा। ये सुन योन ने पूछा कि तो इसका मतलब तुमने अभी इसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, राइट? क्या तुम्हारे मन में कोई कंडीशंस है? वूजीन ने सोचा कि कंडीशंस का तो कोई चांस ही नहीं है। उसने अपना सीरियस एक्ट बनाए रखते हुए योन से कहा कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। योन ने उसे बताया कि हमारे जैसे एक्टर्स भी एक प्रोडक्ट ही होते हैं। जब हम एक कंपनी से कोई चीज डिस्कस करें तो हमारे लिए खुद की वर्थ सेट करके रखना ही बेहतर होता है। इसके बारे में अच्छे से सोचकर मुझे बाद में बताना। तुम्हारी शूटिंग के लिए गुड लक। इतना बोल वो वहां से चली गई। ये देख वूजीन मन ही मन बोलने लगा कि कम से कम मुझे वर्थ सेट करना तो सिखा देती। तभी दोंगचुन ने वूजीन को आवाज लगाते हुए रेडी होने को कहा। वूजीन भी किम रायुजिन का कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो चुका था। उसने मन ही मन पहले शूटिंग पे फोकस करने का डिसाइड किया। वो सोचने लगा कि मुझे इस एक्टिंग को मैंने जैसा स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त किया था उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाना होगा, क्योंकि वहां तो मैंने बैठे बैठे ही स्क्रिप्ट पढ़ी थी, लेकिन यहाँ मुझे मूव करना होगा। चलो अब मैंने सब स्पेस में जो सेंसेस एक्सपीरियंस किए थे उन्हें रिकॉल किया जाए। इस बार मैं हूँ डिटेक्टिव एजेंसी का मेन कैरेक्टर किम रायुजिन। इतना सोचते ही उसकी आंखों का पूरा लुक ही चेंज हो गया। ये देख दोंगचुन मन ही मन बोलने लगा कि ये बहुत ही तेज है। इसकी कोल्ड वाइब जा चुकी है और इसकी नजर भी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि एक्चुअल शूटिंग के दौरान इसकी एक्टिंग कैसी होगी। इतना सोच दोंगचुन ने जोर से अनाउंस किया कि एक्शन। ये सुन वूजीन ने भी उस विला की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक से वो घुटनों के बल गिर गया। ये देख दोंगचुन बोलने लगा कि ये तो काफी स्मूथ है। क्या इसने मूवमेंट्स को इतनी ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया है? ये मुझे किम रायुजिन की पर्सनालिटी याद दिलाता है। उसके पास खड़ी योन ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए मन ही मन सोचा कि किम रायुजिन का कैरेक्टर थोड़ा लापरवाह और बेढंग टाइप का बंदा है। पीछे खड़े कुछ और लोग भी वूजीन के बारे में बात करते हुए बोलने लगे कि कैसे वो पूरी तरह से किम रायुजिन के कैरेक्टर में घुस चुका है। वो एक्टिंग के मामले में वाकई में काफी अच्छा है। ये सब सुन योन ने थोड़ा परेशान होते हुए सोचा कि वूजीन ना सिर्फ मूवमेंट्स को इम्प्रोवाइज कर रहा है, बल्कि उसके पास कैरेक्टर की पर्सनालिटी को एनहांस करने का भी इंट्यूशन है। ये ऐसा है कि जैसे वो कोई चीट कोड कैरेक्टर हो। वहीं उन सब की बातों से बेखबर वूजीन अपने कपड़े झाड़ता हुआ जमीन से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। दरअसल वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो वाकई में पैर फंसने से गिर पड़ा था। वो मन ही मन बोलने लगा कि मैं गलती से गिर गया। मैं काफी एम्बैरेस्ड हूँ। क्या ऐसा नर्वसनेस की वजह से हुआ या प्रेशर की वजह से? मैंने हक दिया। अब मैं क्या करूं? इस घास की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं गिर चुका हूं तो डायरेक्टर भी मुझे रुकने का इशारा करेंगे, राइट? या क्या मुझे इंतजार करना होगा? इतना सोच वो दोंगचुन की ओर देखने लगा, लेकिन वो तो हैरान होकर शांति से बैठा हुआ था। ये देख वूजीन कंफ्यूज हो गया। फिर उसने खड़े होते हुए सोचा कि जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। इतना सोच वो किम रायुजिन का कैरेक्टर याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो मन ही मन बोलने लगा कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने में थ्रिल मिलता है। इस बार ये एक मर्डर है। आखिर मुझे जिंदगी में ऐसे कितने सीन्स देखने को मिलेंगे। यही एक ड्राइविंग फोर्स है जो मुझे आगे धकेलती है। मैं एक विटनेस हूँ। इतना सोचते हुए वो विला की दीवार के पास जा पहुंचा। फिर उसने एक खिड़की खोलते हुए एक्साइटेड होकर कहा कि मैं इससे आकर्षित हो रहा हूँ। मैं इसे रेजिस्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो विला में एंटर हो गया। अंदर पहुंचकर उसने अपने आसपास नजर मारते हुए सोचा कि एक मरे हुए बंदे के बाद भी यहाँ की स्मेल काफी अच्छी है। तभी उसकी नजर नीचे की ओर जा रही सीढ़ियों पर पड़ी। वो सोचने लगा कि क्या ये एक बेसमेंट है। इससे क्यूरियस होकर वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा पहुंचा। तभी उसे एक बंदा जमीन पे लेटा दिखाई दिया।
उसने सरप्राइज्ड होकर सोचा कि क्या ये एक और लाश है? नहीं, ये तो जिंदा है। तभी उसे ऊपर से किसी की सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही वहां रखे एक सोफा के पीछे जा छिपा। वहीं वो औरत बेसमेंट में पहुंचकर उस बंदे को देखते हुए पूछने लगी कि अब मैं इस कमीने का क्या करूं? ये तो अभी भी जिंदा है, ये एक गवाह है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसकी बात सुन किम रियूजिन समझ गया कि वो बंदा भी एक विटनेस है। वो खुद के कांप रहे हाथ को रोकने की कोशिश करते हुए सोचने लगा कि अगर मैंने गलती से भी आवाज की तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लीज कांपना बंद हो जाओ, मुझे अभी के लिए होल्ड करना होगा, मुझे अभी अपनी सांसों को भी थामे रखना होगा। तभी वो औरत आकर उसी सोफा पे बैठ गई। ये जान किम रियूजिन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मन ही मन बोलने लगा कि पहले ही डर की वजह से मेरे लगे हुए थे और अब ऊपर से ये मेरे इतने करीब आकर बैठ गई। प्लीज यहां से चली जा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देख, वो पहले वाला बंदा भी उस लेडी से बोलने लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक अनजान एक्टर है। हमारी स्किल्स में जो गैप है वो अलग ही लेवल पर है। दोंगचुन ने भी व्यूजीन की एक्टिंग से इम्प्रेस्ड होकर कहा कि ये पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। यॉन ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि ये फिल्म माइस एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पूरा रुख ही मोड़ देगी। अगर इसे देखने के बाद उन लोगों ने अवार्ड किसी और को दिया तो उसका मतलब होगा कि उन्होंने रिश्वत ली है। इतना बोल उसने पीछे खड़े उन लोगों की ओर देखते हुए कहा कि हम सबको अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। वो लोग भी ये सुन ऑकवर्ड हो गए। जैसे डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग कंटिन्यू चल रही थी, वैसे ही दूसरी ओर प्रोफाइलर हारियांग के प्रमोशंस भी जोर शोर से चल रहे थे। प्रोफाइलर हारियांग की यूट्यूब चैनल ने फर्स्ट टीजर के साथ ही फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज करके ड्रामा की थीम रिवील कर दी। ये टीजर सिर्फ 30 सेकंड का ही था, जो कि मेनली स्क्रिप्ट रीडिंग पे फोकस था, लेकिन इस पे व्यूज किसी भी एंगल से कम नहीं थे। क्या ये लोगों की बढ़ती क्यूरियोसिटी की वजह से था या दो बड़े टाइकून्स के इस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने की वजह से? इंटरनेट पे इस ड्रामा को लेकर काफी सारी डिस्कशंस चल रही थी। इसके थोड़े ही वक्त बाद डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। दोंगचुन ने फिल्म का लास्ट सीन शूट करके वूजीन के काम की तारीफ की और फिर बाकी लोगों से सब कुछ समेट लेने को कहा। ये सुन सारे लोग खुश हो गए। वूजीन ने भी चैन की सांस ली कि फाइनली शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे कुछ बिटर स्वीट जैसा अधूरापन फील हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि भले ही ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म हो, लेकिन ये मेरी सबसे पहली मूवी और मेरा सबसे पहला लीड रोल है। मैं हर चीज से अनजान था और शूटिंग भी काफी थका देने वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा। इतना बोल वो खुश हो रहे दोंगचुन को देखने लगा। फिर उसने परेशान होकर सोचा कि अगर शॉर्ट फिल्म में ही मेरी हालत ऐसी हो गई तो फिर प्रोफाइलर हारियांग कितनी टफ होंगी। मुझे अपना स्टैमिना इंक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन ये सब वर्थ इट था। तभी उसका फोन बजने लगा। ये यंग डे का कॉल होता है। वुजीन ने जल्दी से आसपास नजर मार के चेक किया कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना। फिर उसने फोन उठा लिया। सामने से दोंगचुन ने कहा कि भाई जल्दी बाहर आ, चल ड्रिंक करने चलते हैं, सब लोग अभी फ्री है। वुजीन ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम लोग जाओ और मजे करो। ये सुन यंग डे उसे बेरोजगार कमीना बोलते हुए पूछने लगा कि तू बिजी होने का प्रिटेंड क्यों कर रहा है? तू अचानक से इतना मिस्टीरियस एक्ट क्यों कर रहा है? तू हमें मिलने क्यों नहीं आ रहा? वुजीन ने कहा कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, मैं वाकई में बिजी हूं, मैं तुझे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, चल बाय। इतना बोल वुजीन ने कॉल काट दिया। उसने सोचा कि वैसे भी ये लोग मुझे जल्द ही टीवी पर देख ही लेंगे, तब तक झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं इस सीक्रेट को बाद में ही रिवील करूं। तभी पीछे से दोंगचुन ने उसे आवाज लगाई। ये सुन वुजीन चौंक गया। वो दोंगचुन को देख सोचने लगा कि कहीं इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली ना। दोंगचुन ने उससे पूछा कि क्या तुम थके नहीं हो? तुम काफी शांत लग रहे हो। उसकी बात सुन वुजीन ने चैन की सांस ली। फिर उसने सीरियस एक्ट करते हुए जवाब दिया कि ये मैनेजेबल है, लेकिन वो मन ही मन बोल रहा था कि ये बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है। उसकी बात सुन दोंगचुन ने कहा कि एक एक्टर के तौर पे तुम में कोई भी कमी नहीं है, तुम जल्द ही एक बड़ा प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाले हो, इसलिए तुम्हें तो ये शॉर्ट फिल्म बहुत ही आसान लग रही होगी। ये सुन वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि मुश्किल से तो मैंने वो दर्द भुलाया था और अब इसने फिर से वो याद दिला दिया। दोंगचुन ने आगे बताया कि अब जबकि शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं तुरंत ही एडिटिंग पे काम शुरू कर दूंगा। मैं अपॉइंटमेंट करने से पहले तुम्हें कांटेक्ट कर दूंगा। इसके बाद वो वुजीन को एडिटिंग के बारे में काफी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने लगा। वुजीन को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अभी के लिए समझने का नाटक कर लेता हूँ। इतना सोच वो दोंगचुन की बातों में हामी भरने लगा। फिर उसने दोंगचुन से पूछा कि क्या माइस एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का स्केड्यूल रिलीज हो चुका है? दोंगचुन ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि यूजुअली अगला स्केड्यूल 2 हफ्ते पहले ही आता है। रूमर्स के हिसाब से वो मिड अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा वक्त ना लगे।
और हाँ, तुम्हारे पास सूट तो होगा ही, राइट? अगर तुम्हारे पास पहले से हो तो भी थोड़े पैसे खर्च करके एक नया ले लेना। ये सुन वूजिन ने पूछा कि क्या इसका कोई रीजन है। उसने मन ही मन कहा कि मेरे पास एक सस्ता वाला सूट ऑलरेडी है, क्या दूसरा खरीदना जरूरी है? दोंगचुन ने बताया कि सच कहूं तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी माइजिन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के फाइनल्स तक पहुंच भी पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि ये हकीकत में भी हो सकता है। अगर ये फिल्म फाइनल्स तक पहुंच गई तो एक लीड एक्टर के तौर पे तुम्हें भी फेस्टिवल को अटेंड करना चाहिए। तुम्हें इंडस्ट्री के जाने माने लोगों के सामने अच्छा तो दिखना ही चाहिए, राइट? वैसे ये सब चीजें तो तुम्हारी एजेंसी को मैनेज करनी चाहिए। क्या तुम्हें प्रोफाइलर हरयांग की स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त काफी सारे बिजनेस कार्ड्स नहीं मिले? ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या ये कोई अंतर्यामी है। दोंगचुन ने आगे पूछा कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, राइट? टिपिकली नौसिखियों और अनजान एक्टर को कंपनी ज्वाइन करते वक्त एडवांस नहीं मिलता, कई बार तो उल्टा उन्हें ही पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट कंपनीज नौसिखियों पे इन्वेस्ट करके उन्हें नर्चर करती है, इसीलिए वो उसके पैसे पहले ही ले लेते हैं। यूजुअली नौसिखिए और अनजान एक्टर्स 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 साल का भी हो सकता है। फिर उन्हें पैसे कमाने की शुरुआत करने में कम से कम 3 साल तो लग ही जाते हैं, हालांकि इसमें 4 साल भी लग सकते हैं। लेकिन तुम तो ऑलरेडी अपनी एक्टिंग से पैसे कमाने लगे हो, और प्रोफाइलर हारयांग भी एक बहुत ही बड़ा ड्रामा है, इसलिए सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज तुम्हारे पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्हें वो मिलियंस वॉन खर्चने नहीं पड़ेंगे जो यूजुअली उन्हें नौसिखियों पर खर्चने पड़ते हैं। और इसमें जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है अनसर्टेनिटी। नौसिखियों को 3 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी उनको एक माइनर रोल दिलवाना भी मुश्किल होता है। ये सुन वुजीन ने मन ही मन सोचा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। दोंगचुन ने आगे कहा कि लेकिन तुम अभी से हमारी डिटेक्टिव एजेंसी के लीड रोल हो, और प्रोफाइलर हारयांग में भी तुम्हें सपोर्टिंग रोल मिला है। तुमने अभी तो शुरुआत ही की है, फिर भी तुम्हें एक लीड और एक सपोर्टिंग रोल बैक टू बैक मिल गए। और ऊपर से अगर तुम्हारी परफेक्ट एक्टिंग को मिला लिया जाए तो एंटरटेनमेंट कंपनीज तुम्हें देखकर लार टपका रही होगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें डाउन पेमेंट के तौर पे तकरीबन 20 मिलियन वॉन सेट करने चाहिए। ये सुन वुजीन के तो होश ही उड़ गए। दोंगचुन ने आगे कहा कि इसके बारे में अच्छे से सोचना, हालांकि मुझे यकीन है कि तुम खुद से भी अच्छा ही करोगे। इतना बोल वो अपनी जैकेट से कुछ निकालने लगा। उसने अपनी जैकेट से एक बुक निकालते हुए बताया कि मानवू ने मुझसे इसे तुम्हें दे देने को कहा था, क्योंकि तुम फिल्मिंग में बिजी हो। ये प्रोफाइलर हारयांग की स्क्रिप्ट का पार्ट 3 से लेकर 4 है। वुजीन ने उसे थैंक यू कहा। वो खुश था कि फाइनली आखिरी के पार्ट्स भी आ ही गए। फिर दोंगचुन ने वहां से निकलते हुए वुजीन से घर जाते वक्त केयरफुल रहने को बोला और उसके काम के लिए थैंक यू बोलते हुए कहा कि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो स्क्रिप्ट को देख सोचने लगा कि क्या मुझे अभी से पार्ट 3 की रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद सीन वुजीन के अपार्टमेंट पे शिफ्ट होता है। वुजीन थकान के मारे बेड पर लेटा हुआ था। वो खुश होकर बोल रहा था कि मुझे ऐसे आराम किए हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है, मैं ऐसे ही सो जाना चाहता हूँ। फिर उसने मन मार के उठते हुए कहा कि लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मुझे बिजनेस कार्ड्स मिले हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, मुझे जल्द ही कोई डिसीजन लेना होगा। इतना सोच उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड्स देखकर कहा कि मेरे पास टोटल 8 कार्ड्स हैं, इसमें एक फिल्म कंपनी भी है। और रही बात एजेंसियों की, तो मैं उनकी बेसिक डिटेल्स तो ऐसे ही चेक कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे सही में इन 8 से मिलना होगा? ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से ये काफी इनकन्वीनियंट होगा। ऐसा करने से मैं कूल भी नहीं लगूंगा। और जैसा मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग पे देखा था, उससे लगता है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे में अगर मैं किसी से मिला तो क्या इसकी अफवाहें नहीं फैलने लगेगी? इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही मिलने नहीं जा सकता। इतना सोच उसने एक कार्ड की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। वो बोलने लगा कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इन सब के बारे में पता लगाने का तो चांस ही नहीं बनता। इससे चीजें सिर्फ मुश्किल ही होंगी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। इतना सोचते हुए उसने उस कार्ड पे लिखा नंबर मिला दिया। वो कॉल करते हुए सोचने लगा कि अब मुझे एक्सपीरियंस चाहिए।